राम डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे इंजीनियर हैं, लिखते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे तज्ज़ियात पेश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आज जो बात आपके साथ मैं 2-3 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट करना चाहती हूँ। पहली बात जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, आपको याद होगा कि आप ही की मौजूदगी में हमने रमज़ान पैकेज का एक ज़िक्र किया था। डू यू रिमेंबर दैट? जी जी बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान पैकेज में अब यहाँ पे मैं पाकिस्तान काउंसलेट में हमारे बहुत अच्छे काउंसल जनरल होते थे, कहते काउंसल जनरल में भी अगर आपने एक पेंसिल भी ख़रीदनी होती है ना तो 4-4 कोटेशंस हमें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, थिंग्स आर नॉट दैट ईजी। रमज़ान पैकेज को अनाउंस किया गया और अनाउंस करने के बाद 15 करोड़ की ये स्कीम चलाई गई। उसके बाद 2 ऑफिसर्स जो हैं उस स्कीम के लिए, मेरा फ़ोन कोई लेके चला गया यहाँ से, उस स्कीम को जब पेमेंट के लिए उस एजेंसी ने रब्ता किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हमसे तो परमिशन ही नहीं ली गई इस कैंपेन की, तो आप लोगों ने ये कैंपेन 15 करोड़ हम कहाँ से लेके आए। तो पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पे उन दोनों अफसरान का तबादला किया वहाँ से, हालांकि आला दर्जे के अफसर थे, और एक और अफसर को उनकी जगह पे ले आए। और ये वो अफसर जिसको PDM 1 के दौर में हटाया ही उस इदारे से इसलिए गया था कि उसने बहुत सारा घपला किया था। आज ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, हमने इसको तब दिया था, मेरे साथ जनाब जलीलुर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया, इसको एज ए ब्रेकिंग न्यूज़ हमने शेयर किया था। क्या फरमाएंगे इसके बारे में डॉक्टर साहब? अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअमलू अक़रबु लित्तक़वा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला की ज़ात गिरामी पर और करोड़ों दुरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अम्मा बाद, मैं आपको याद होगा कि आप मुझसे 2 प्रोग्राम में मुसलसल हमने इस पे बात की थी। रमज़ान के महीने में एक रमज़ान पैकेज शुरू किया गया था। हमारी पाकिस्तान की, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम सफदर, तो उन्होंने अपनी तशहीर के लिए ये 7.5 करोड़ रुपए का एक ये ठेका दिया अपने मनपसंद लोगों को। और रमज़ान तो गुजर गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई उसकी अदायगी नहीं हुई तो उन्होंने फिर जिस इदारे का आपने जिक्र किया है, उस इदारे की खातून थी एक जो सरबराह जो थी, उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमसे तो ये ना मजदूरी ली गई है ना ये प्रॉपर तरीकाकार हुआ है, तो मैं इसकी पेमेंट इसलिए नहीं कर सकती कि कल कला नैब वाले मुझे पकड़ लेंगे कि आपने किसके कहने पे इसी पेमेंट की है, तो खाली इस पे तो पेमेंट नहीं हो सकती। आपने दुरुस्त फरमाया कि एम्बेसी वाले भी अगर कोई पेंसिल खरीदनी हो तो वो 3-4 जगह से कोटेशन लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको अपनी तशहीर के लिए इस पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो ये है, क्यों तशहीर कम्युनिटी, क्या जाती अपनी जेब से ये कर रही थी? ये तो कौम का माल था, कौम के माल से 7.5 करोड़ रुपए किसने इनको इस बात का हक दिया कि इस बात की तशहीर करें? तो यही नहीं, इस आपको याद होगा कि रमजान में जब आटे के थैले जब दिए गए थे, सब्सिडी दी गई, तो उसके ऊपर थैले के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई थी। फिर एक आदमी ने बाकायदा कोर्ट से रब्ता किया, अदालत ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लेके इसको बंद कर दिया था। गोया वो तो खुद इस कौमी माल के ऊपर अपने वालिद साहब को इस जमाने का हाकिमताई डिक्लेयर करना चाहती थी, वो तो अदालत में से रुक गया। लेकिन जब ये 7.5 करोड़ रुपया नहीं मिला तो जिनको नवाजा गया था तशहीर के लिए, उन्होंने जब जिक्र किया तो फिर जब बातपुछ हुई तो खातून ने बताया, कहा कि बीवी इस तरीका सरकारी तो ये है, आपको इसका तजुर्बा भी है, आपके वालिद भी वज़ीर आला रहे हैं, आपके चचा भी वज़ीर आला रहे हैं, आपके खानदान एक अरसे से इस हुकूमती मनसब पे कायम रहे हैं, फायद रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। ये इदारे का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन, DGPR। आपने कहा ना कि 2 को बर्तरफ कर दिया, नहीं, पूरी की पूरी टीम 10 आदमियों को बर्तरफ कर दिया गया था। अच्छा, पहले 2 जो आला अफसर थे उनको बर्तरफ किया, 2 आला, मगर अब जो गम की बात है, अब भी पता चला है, जो सोर्सेज फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन, उन्होंने ये बताया है कि जिस शख्स को इन्होंने अपॉइंट किया है, अमीन नाम है इनका, और ये बाकायदा तौर पे PDM की जो पहली हुकूमत थी उसके अंदर इसी यानी करप्शन की वजह से ही मतलब डिसमिस किया गया था, बल्कि OSD पहले बनाया गया, फिर डिसमिस कर दिया गया था।
आप पता नहीं क्या इनमें वो हीरे हीरे जो इनकी आ गया, इनके यानी एफिशिएंसी में इनको क्या चीज नजर आ गई कि उन्होंने इसको रख लिया। नहीं और अभी आपने कहा ना कि सॉरी डॉक्टर साहब, आपने इन्होंने देर नहीं की और आपने उन्होंने जो 7.5 करोड़ रुपए थे वो उसकी पेमेंट कर दी। अब मसला ये है कि कहाँ है हमारी अदालतें, कहाँ है नैब, कहाँ है दूसरे अदारे? ये तो आए थे लोगों को यानी करप्शन पे, यानी करप्शन ये कहते थे, हम तो नारे लगा रहे थे कि जब तक एक दिल्ली की करप्शन मतलब जाहिर नहीं हो सकी, नाम साबित हो सकी है, तो क्या ये क्या है? अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं उसको नवाज दिया अपने आदमी को। जी डॉक्टर साहब, आपने 7.5 करोड़ कहा है, बुनियादी तौर पर 150 मिलियन जो कि 15 करोड़ के करीब ये रकम बताई जाती है, और जो ये वाला शख्स है 7.5 करोड़, मैं इसलिए कह रहा हूँ 7.5 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है, बाकी की बकाया है। अच्छा बाकी के बाद 15 करोड़ का टोटल ये प्रोजेक्ट था जिसमें 7.5 पेमेंट हो, उसकी पेमेंट होगी। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब जो ये न्यूज़ अब अल्टीमेटली आई है, तो वो उन्होंने ये कहा है कि अमीन ड्यूटीज ऑफ दिस करप्शन चार्जेस एंड न्यूमरियस हरासमेंट कंप्लेंट्स फाइल्ड अगेंस्ट हिम एट ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान में पब्लिक रिलेशन ऑफिस में, LDA में, एंड द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली वेयर ही हैड सर्व्ड एज अ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन। यानी इनके अगेंस्ट एप्लीकेशंस थी, इनके हरासमेंट की भी और बाकी चीज़ों की भी। तो क्या वजह है, अब नैब जो है वो क्या करेगी? देखिए, आप और मैं जो काम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त किया, खबर तो आ जाई, लेकिन मैं आपके इस साल का आपको मतलब इस बात की दाद भी देता हूं कि आपने 2 हफ्ते पहले इससे डिस्कस किया था, 2 हफ्ते पहले ही हमने ये बात कही थी। अब तो चीजें खुल के सामने भी आ गई हैं, बल्कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की इस पंजाब हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने बहुत कोशिश की इस खबर को दबाने के लिए, लेकिन ये खबर बाहर आ गई। अब ये बाहर आके अब कहाँ है हमारी अदलिया जो सोमोटो नोट्स लेती है? मतलब ये कौम का माल जो जाया हो रहा है, ये इसका कौन जिम्मेदार है? सही। ये अमीन साहब की जगह पे जो पहले शख्स इस जगह पे थे उनका नाम था नासिर हमीद। नासिर हमीद ने रिफ्यूज किया था कि ये 15 करोड़ का जो बिल आया। नासिर हमीद एक्चुअली डिप्टी थे, खातून थी वो इसकी इंचार्ज, और ये नासिर उनके डिप्टी थे। भारत ये दोनों जिनको हटाया गया, इनको OSD बना दिया गया। बात यह है कि ये दोनों हजरात जो है, ये दोनों हजरात इनकी ईमानदारी पे दुश्मन भी जो है वो इतराफ करते हैं इनकी ईमानदारी दोनों का मतलब है। और ये सबसे बड़ी रुकावट भी थे। अभी कि उन्होंने काम शुरू किया था, इनका अभी तो हमने हुकूमत संभाली है, अभी तो हमने और बहुत से काम करने हैं, तो पहले ही ये अब कर दिया तो आंदा ये हमें कैसे चलने देंगे? तो ये सबसे बड़ी वजह ये भी है। बहुत शुक्रिया। आई विश कि मैंने आमिर को ये आर्टिकल भेजा होता। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन issued on May 16, 2024, the copies of which were available with the TS, all the 3 officers including DGPR's Director Coordination Mohammad Tariq Ismail, Director Advertisement Abdul Nasir, and Deputy Director Advertisement Finance Syed Aftab Ali Shah were transferred and posted to the other positions। और फिर इस शख्स को लेके आए थे जिस पे ऑलरेडी चार्जेस थे, और उन्होंने अब लेट्स सी कि क्या होता है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह बेहतर करे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जब ये तमाम की तमाम बातें कर रही हूँ तो मैं एक चीज़ आपके साथ, आपका जो दिल करे आप बात करें, मेरे तो 2-3 ही सवाल हैं। एक मेरा आपसे सवाल ये है कि रिसेंटली जनाब कर्नल इनाम की अगर मैं बात करती हूँ तो कर्नल इनाम के ऊपर अल्टीमेटली चार्जेस लगाए गए थे कि उन्होंने मुखबरी की। कर्नल इनाम ने अल्टीमेटली इन 5 आर्मी नेवल ऑफिसर्स, इट्स वेरी सैड 2014 में जो वाक़या हुआ था कि तालिबान के लोगों ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी, नेवी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक हुआ था, मगर शक की बुनियाद पे इन 5 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया था और उनके ऊपर यकतरफा मुकदमा चलाया गया कि बेशक यानी इंसाफ तो इंसाफ है कि जिसके ऊपर चार्जेस हैं उसको मौका मिलना चाहिए कि उसका वकील वहाँ पे मौजूद हो। इनको वकील भी नहीं प्रोवाइड किया गया। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो जो कर्नल इनाम के साथ हुआ था, एंड लेफ्टिनेंट कर्नल इनाम ने ही इस केस को फाइट किया है। एंड क्या फरमाएंगे, उनकी सज़ाए मौत को तो मुअत्तल कर दिया हमारी अदलिया ने।
तो क्या फरमाएंगे आप इस अंधे कानून के बारे में? आपने खुद ही लफ्ज़ अंधा कानून इस्तेमाल कर दिया, यू रीड माई माइंड। हम तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं, जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त ये कहा गया था कि भाई दुश्मन चाहे मुजरम भी हो, उस पर इल्ज़ाम ज़ाहिर नज़र भी आ रहे हो बाद नज़र में, तो फिर भी उसको हक है कि उसकी सफाई का उसको हक दिया जाए, अपना वकील करे। ये किस अदालत में लिखा है, किस कानून में ये लिखा हुआ है, किस आइन में ये है कि आप इसमें मुकदमा दायर करें और उसे सफाई का मौका भी नहीं दें, उसे उसको वकील में दें? बल्कि यहाँ तो ये, बल्कि आइन तो हमें ये कहता है कि अगर मेरे पास किसी अपने मुझ पर जो अपने इल्जाम लगाए हैं, अभी मैं मुझ पर साबित नहीं हुए, और ये स्टेट का काम है, अगर मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं अपने वकील कर सकूं, तो ये स्टेट उसके मेरे वकील के खर्चात बर्दाश्त करे। और ये होता आ रहा है और पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसी बात नहीं। कई कई मुकदमात हैं जिसका मैं आपको जिक्र भी कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी से मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता था कि डाइवर्ट हो जाएगा हमारा उन्वान भी, मतलब जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब ये है कि अदलिया ने अगर इनकी सजाए मौत को मुअत्तल कर दिया है तो इनकी सजा भी मुअत्तल होनी चाहिए, सजा भी मुअत्तल होनी, मतलब हो। हम ये नहीं कहते, ये अदलिया का काम है ना, इसको देखे। पहली बात तो ये है कि मैं कहता हूं कि कल कलाम, जैसे हम अक्सर ये रोना पीटते हैं कि अक्सर ये होता क्या है कि हमारी अदलिया उस वक्त हाथ पकड़ती है जब आदमी मर गया होता है, खप गया होता है। आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में आज से 1.5 साल पहले जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें जब अदालत ने दो भाइयों को बरी कर दिया केस में, तो पता चला कि 1.25 साल पहले उन दोनों को फांसी दी जा चुकी। और आज रिसेंटली पिछले प्रोग्राम में हमने कहा कि 3 दहाइयों के बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में कह दिया गया कि इनको नजायज फांसी हुई है। लेकिन यह है कि हुआ क्या, इतना कह देना तो काफी नहीं है। पर खुद जज ने खुद कहा कि हम भुट्टो साहब को कब्र से निकाल के बाहर तो नहीं ला सकते, लेकिन यह है कि हमारी अदलिया के उस वक्त जजों ने जो है ये फैसला गलत किया था, उन्हें गलत फांसी हुई थी। तो उस वक्त भी हमने ये मुतालबा किया था कि क्या उन जजेस ने जिन्होंने ये काम गलत किया था, कौम के करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए थे, मुल्क को एक पटरी से उतार दिया गया था, क्या उन जजेस के खिलाफ भी कोई अलामती सजा सुनाई आपने? अलामती तो नहीं, मुकम्मल सजा होनी चाहिए जो जिंदा है, लेकिन क्या आपने अलामती सजा भी सुनाई? इसी तरह साकबर निसार ने जो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, उसके लिए सजा सुनाई? आज भी इन लोगों की तस्वीर जो है वो बार काउंसिल में लगी हुई है, आपके सुप्रीम कोर्ट की जो लाइब्रेरी वहां पे लगी हुई है। आज भी वो करोड़ों लाखों रुपए महीने के जो है वो कौमी मफादात और जो अलाउंसेस है वो वसूल कर रहे हैं। अजीब मसला है। एक आदमी जिसको गलती पे, आप एक आदमी को नजायज गलती पे मुअत्तल कर देते हैं, सारी उम्र के लिए उसे नाअहल कर देते हैं, लेकिन जब उसका खुद फैसला गलत साबित हो जाए, अदालत उसका फैसला गलत साबित करते, तो क्या अजब इत्तेफाक है कि आप अपने पेटी भाई को उसको सजा भी नहीं सुनाते? यही मामला नेवी के ऑफिसर्स के साथ भी हुआ है। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी सजा मौत को मुअत्तल कर दिया तो यकीनी बात है कि उनके सामने बहुत मजबूत दलाइल आए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने उनकी सजा मौत जो मुअत्तल की है। और अभी ये मामला खत्म नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए, कल अदालत यही अदालत अगर उस नेवी के उन लोगों को जिनको सजा मौत सुनाई गई थी और जेल में थे, उनको अगर बरी कर देती है, तो बताइए उनके फ्यूचर, उनका जो मुस्तकबिल तबाह हो गया, उनको जो इल्जामात लग गए, उन्हें जो गद्दारी का लेबल माथे पे सज गया, उसको कौन साफ करेगा, कौन लाएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा आपसे एक और सवाल जो है, और ये मज़े की बात ये ऊपर तले 2 प्रोग्राम, एक ASI जो था, और मैं बार बार इसका तज़किरा करूँगी कि जनाब आज आप हर क्रिश्चियन को यकीन दहानी कराने चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादती, पाकिस्तान के कानून में कतन किसी के साथ ज़्यादती नहीं। ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, या लोगों को मिसाल के तौर पे जिस किसी ने वाक़या किया था हमारे लाहौर का, कि उस औरत के लिबास पे लिखा था, उस बंदे को पकड़ा क्यों ना इन्होंने? ये सरगोदा का जब वाक़या हुआ, जिस आदमी ने इस चीज़ को फैलाया कि किसी ने आग लगा दी है, उस बंदे को पकड़ के सज़ा क्यों नहीं दी जाती? जब तक आप कल्प्रेट को सज़ा नहीं देंगे। यही वाक़या अगर किसी मुसलमान के साथ होता है तो वो ASI जो इंस्पेक्टर के कहने पे, कमिश्नर के कहने पे उसने रेड डाली, आगे कर्नल था, कर्नल ने कहा तैनू तो मैं देख लवांगा, और उसने इस पे इल्ज़ाम लगवा दिया मुखबरी का, और इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 2 साल अदालत के पीछे ज़ाया किए। और अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है कि मोहसिन कियानी साहब ने उसको रिलीज़ कर दिया, कि कर्नल ने कहा था तैनू तो मैं पूछ लवांगा, ठीक है। या आपने किसी को
पनिश करना है या उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और आपके पास ताकत भी है तो आप झूठा इल्ज़ाम लगा दें उसके ऊपर। और ये हमारी गवर्नमेंट्स में भी पिछले 35 साल से होता चला आ रहा है। एक गवर्नमेंट गिराई, दूसरी आई, दूसरी गिराई, पहली आई, पहली गिराई, तीसरी आ गई। यानी आप झूठ को जन्म दे रहे हैं। तो कोई रोक लगेगी इन चीज़ों के ऊपर कि नहीं लगेगी? क्या आला एक जो मेरे पास एक कोटेशन है, मैं उसको ही जनाब जस्टिस फ़ायज़ ईसा का एक बयान मेरे पास नज़र से गुज़रा। मैंने आपको भी डॉक्टर साहब भेजा था। मैं बहुत कम ऐसे बयान देखती हूँ, बल्कि मैंने आमिर को भी भेजा और मैं चाहती हूँ कि आमिर उसकी सदाकत को चेक करते हुए आगे लेके चलें। दो तरीक़ेकार होते हैं डॉक्टर साहब। एक तरीक़ाकार है कि डायरेक्ट रूल किया जाए, जैसे पॉलिटिशियन सीटें जीतते हैं, जीतने के बाद इक़्तिदार में आते हैं, उनके पास डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। एक तरीका होता है रूल करने का प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, यानी आप ख़ुद वहाँ मौजूद नहीं होते मगर फ़ैसले आप करते हैं, जिसमें आप लोगों में जो आम पब्लिक है उसके बीच में भी बुराई का बीज बो देते हैं कि वड्डा में कर दे तो मैं भी ये में कर सकना है। इसकी कोई रोक है क्या? इसके बारे में कहें। आपने अपने इस इंट्रो में दो चीजें कही हैं। एक तो आपने जो ईसाइयों के बारे में जो कुरान मजीद के बारे में जो मामला उसको आपने रेज किया है। नहीं, मैंने कहा है इल्जाम लगा देना। जी जी, इल्जाम लगा देना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, आप हमारे माशरे की इंतखाब पसंदी का ये आलम है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस एक खातून कुवैत से तशरीफ आई, लाहौर इच्छा बाजार में मार्केट में थी। उन्होंने जो लिबास पहना हुआ था उसके ऊपर अरबी में हलवाजात लिखा हुआ था। हलवा। मगर उस आदमी को पकड़ा जिसने इस मामले पे लोगों को गर्म किया था, उस बंदे को पकड़ा। उस तरफ आ रहा हूँ। मतलब अब आप ये देखिए कि उस तरफ हुआ क्या कि मतलब वो अरबी स्लैंग में कोई लाजिम बात है। अगर पाकिस्तान में हो तो उर्दू में लिखा जाएगा, तो वो तो स्लैंग तो अरबी का उसने शोर मचा दिया कि ये औरत से कुरान की बेरुखती की है, इसने अपने लिबास के ऊपर कुरान लिख के फिर रही घूम रही, मतलब और खुद नंगे सर फलाह ये हुआ है। बड़ी लोग जमा हो गए, लोगों ने ये देखना गवारा नहीं किया, पढ़ना गवारा नहीं किया। क्या सब लोग अनपढ़ थे कि उस वक्त जो है एक नकवी नाम की खातून, जो एएसपी थी खातून, वो वहां पर पहुंची और उसने बड़ी मुश्किल से उस सारे हजूम से उस औरत को निकाला और उस लिबास की तस्वीरें तमाम बीबीसी में भी आई, बहुत से इदारों में आई। मैं जो आपसे रिक्वेस्ट की है सिर्फ इतनी की है, जिस बंदे ने इस खबर को आग लग जानी थी इचरे में, उस पर मैं आ रहा हूँ। मतलब आप देखिए, अब ये है कि जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये 3 लोग थे जिन्होंने ये मामला शुरू किया, उनको सजा दी गई। दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। पहली बात ये है कि जिन्होंने अफवाह फैलाई तीनों अनपढ़ थे। एक ये भी यार वो अनपढ़ भी थे, तो मेरा तो सवाल ये, आपने उनको सजा दी। मैं कहता हूं कि अनपढ़ लोगों ने ये अफवाह फैला दी। क्यों फैला दी? उसको अभी तक तो कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कोई सजा सुना दी गई हो। अच्छा। अगर इस मामलात में पहले से 2-3 आदमी को 2-3 वाक्य जो हुए सजा सुना दी जाती तो आइंदा कभी वाकत होते ना। थैंक यू। हमारी बदनसीबी ये है कि हम लकीर के फकीर है, फिर बाद में शाम गुजर जाता है और उस लकीर को पीटते रहते हैं। अब यही बात आप आ जाए, दूसरी बात आपने की कि इस्लामाबाद के अंदर एएसआई जो है उसके साथ जो मामला हुआ। अब आप ये देखिए कि एएसआई मुतायद है जुडिशरी के, उससे एसी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने हुक्म दिया कि फलां जो मसाज सेंटर है, मसाज पार्लर सेंटर है, उस पर जाके छापा मारने का, रेड करने का हुक्म दिया गया। अब वो पाबंद है उस हुक्म का कानूनी तौर पर। जब उसने जाकर रेड किया तो वहां पता चला कि वहां पे एक इंटेलिजेंस के जो आला अफसर भी हैं वो भी मौजूद है। उन्होंने उनको भी पकड़ लिया। उन्होंने कोशिश की, बाद में तारों भी करवाया, लेकिन ये है कि वो नाम तो उनका आ गया, सब चीजें आ गई। मतलब है अब उन्होंने बजाय कि वो शर्मिंदा होते कि वो कहां पे वो पकड़े गए हैं, उन्होंने उल्टा उसको धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी धमकियों का जिक्र जो है एसी से भी किया कि मैं गया था और ये फला आदमी था, वहां पे गया था और उसको मैंने पकड़ा और वो इस तरह धमकी देके छूट गया और चला गया और मुझे धमकी दे रहा है। अब अदालत का काम था ना, जिस एसी का काम था ना, वो अपने जो बड़े थे उनको पहुंचाता ये बात, ये मामला है। लेकिन हुआ क्या? सर जी आज पकड़ा गया क्या वो कर्नल
उसको सजा दी जाएगी। मेरा सवाल है मैं चाहता हूं कि आपके तो से लोगों को भी पता चले वाकया क्या है सर। मैं आपको आता हूं उस तरफ। अब उसने क्या किया कि उसने बकायदा तौर पर उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, उसने बकायदा धमकी दी, और धमकी जो दी वहां भी लोग मौजूद थे, और धमकी उसने बकायदा तौर पे एक फिर केस जो है बकायदा तौर पे तैयार किया गया, और उसमें गद्दारी का मुकदमा तैयार करने के लिए एक कहा गया कि ये रूस के एक आदमी को। सर वो सारा किस्सा बड़ी दफा हम बयान कर चुके हैं, मैं तो एंड रिजल्ट पूछ रही हूँ, क्या उस कर्नल को सजा दी जाएगी? इस बात की नहीं मिलनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क के जहाँ पे इस्लामी निजाती काउंसिल है, वो भी इस बात पे उन्हें भी मतलब अपना रद्दमल देना चाहिए कि एक इल्जाम होता है, एक बोहतान होता है, ये बोहतान तराजी की गई है, इसका बकायदा तो इसकी बड़ी ज्यादा सजा है, और कौमी तौर पर इसकी सजा ये है कि खुद रूस के मतलब सदर खाने ने इस बात को पकड़ लिया, खारजा को हमारे दफ्तर खारजा को शिकायत की कि अभी हमारे साथ तरीका ठीक नहीं होते कि आपने हमारे उनका नाम ले दिया वहां पे उसको केस के अंदर कि हम आपके बारे में कुछ चीजें जो थी वो वसूल कर रहे थे। अब आप देखिए ये दौलत क्या नुकसान हुआ। तो क्या अब आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं, हमने तो अब तक सुना नहीं कि उस आदमी को सजा सुनाई गई हो, बल्कि उसका नाम तक नहीं शाया किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए ना, जिस तरह एएसए को पकड़ के ले गए और बाद में अदालत उसे रहा भी कर दिया, होना तो ये चाहिए था कि अदालत उस आदमी सर मैं इसी तरफ ही आ रही हूँ, मैं तो एंड रिजल्ट आपसे पूछ रही हूँ, उस कर्नल को सुपुर्द नहीं करेंगे। मुश्ताक साहब के मजमे के ऊपर एक लेफ्टिनेंट गाड़ी चढ़ा देता है, आज आपने कह दिया कि नहीं वो गलती से गाड़ी चढ़ गई थी। देखिए बात ये है, इसकी मसला ये है कि हम आप दोनों हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, सबसे बड़े गवाह तो मुश्ताक साहब हैं सेंट्रल, और वो लोग हैं जिनके सामने ये मामला हुआ। मुश्ताक साहब ने तो ओपनली कहा है कि गाड़ी चढ़ाई हमने, पुलिस वाले लेके खड़े। दूसरी बात ये है कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमारे पास बाकायदा तौर पर वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, तमाम चीज को वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने सेंटर मुश्ताक साहब का सेंटर मुश्ताक साहब ने तो यहाँ तक कहा है, उन्होंने कहा कि वो शख्स गाड़ी चढ़ा के गाड़ी लेके खड़ा हो गया, हमने पुलिस वालों से मिन्नत की, सवाल की, पकड़ो इसको, ये मुजरिम है, इसे लोगों को अंदर। मगर पुलिस को पता था वो गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी इदारे की है, एस्टेब्लिशमेंट की है, लोग उसे नहीं पकड़ा। अब मसला ये है, अब सेंटर मुश्ताक साहब खुद ये उनकी शिकायत और गिला बजा है। मेरी कोशिश है कि वो आपके इस प्रोग्राम में आए तो ज्यादा। नहीं सर, मेरा तो आपसे सवाल, मैं तो तीसरा सवाल इसी से मुंसलिक है और यहीं पे मैं प्रोग्राम खत्म करूंगी। उसे अभी तक तो उसे मेरी नॉलेज में नहीं, उसे अभी तक उसे कोई ना तो पकड़ा गया है ना, यानी इनका बंदा आगे बंदे मार के भी चला जाए तो इनको कोई कुछ कह सकता ही नहीं है। यहाँ से मैं आपसे कहती हूँ कि ये प्रॉक्सीज के जरिए गवर्नमेंट क्यों, हुकूमत क्यों कर रहे हैं? क्या वही अवाम है पाकिस्तान की अवाम, दे लव आर्मी, तो आप प्रॉक्सीज के जरिए क्यों रूल करना? अब इन हालात में तो यू कम इन फ्रंट एंड मार्शल लॉ लगा दें। आपकी बात दुरुस्त है, हमें तो यूं लगता है कि जैसे तो हम यानी इनके रहमो करम पे जिंदा है। मतलब आप झूठ बोल के प्रॉक्सीज के जरिए हमें हरास कर रहे हैं। यानी जब चाहे ये किसी मुकदमे में, किसी बुरे मुकदमे में मुलवस करके हमारी इज्जत को तार कर दें, जान से मार दें। ये तो इनके हाथ में, ये तो हमारी जान इनके हाथ में खेल तमाशा बन गई, तमाशा बन गई। बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है हर शख्स इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर आपने, ये वही हिसाब है कि ड्रग्स के कारोबार में जो लोग चले जाते हैं ना, तो जो ड्रगस्टर्स होते हैं ना, डॉन्स, वो आपको छोड़ते नहीं हैं। दीज आर द डॉन्स। एनी अदर मैसेज व्हाट यू वांट टू कन्वे टू द पीपल? देखिए, मैं अगर आपको याद हो तो हम इंतखाबात से पहले भी ये बात बड़ा बरमला और कैटेगोरिकली में ये कहा करता था कि देखिए, आप जिस आदमी को मर्जी वोट दें, आपका जाती हक है, लेकिन इस बात को ख्याल रखें कि अगर हम अपनी जात के लिए एक मट्टी की हंडिया खरीदने के लिए, चंद रुपये खरीदने के लिए जाते हैं तो चार दस उसे देखते हैं और इसमें कोई नकाश नजर ना आए तो फिर हम उसका भाव ताव करते हैं। जूता लेना हो तो जूते के बारे में ऊपर नीचे से देखते हैं, फिर उसका भाव ताव करके उसको खरीदते हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपनी किस्मत के फैसला करने के लिए उन लोगों को मुंतखब कर लेते हैं जो कि बाद में हमारा ही मजाक उड़ाते हैं, हमारी इज्जतों के साथ खेलते हैं, हमें जो है इन ऐसी प्रॉक्सी के हवाले कर देते हैं कि जहां पे हमारी जान जो है एक जानवर के बराबर भी नहीं रहती। मतलब मसला तो ये है। मेरा जो पैगाम अपने दोस्तों के लिए, अब भी आपके आंखें खुल जानी चाहिए आज आपके लिए, वो लोग जिन्होंने इन लोगों को मुंतखब किया जो कि जुराइम में शामिल है,
जो कि जराइम में अगर शामिल नहीं तो उन लोगों किया। समीम भाई यू आर सो नाइव, मुंतखब किसने किया? आपके एक प्रॉक्सी जनाब काकड़ साहब, उन्होंने एक बंदे को धमकी लगा दी थी, ज़्यादा मत मुंह खुलवाना, मुझे फॉर्म 47 और 45 के बारे में पता है, यू नो दैट। डूब के मर जाना चाहिए ना। तो सर फिर वो लोगों ने तो नहीं वोट दिया, डोंट टेल कि लोगों ने वोट दिया, ये तो सर फिर अब आपको भी पता है क्या हुआ। अब आप देखिए ना, हम तो फिर भी हमें तो फिर भी ये इस बात की हया है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कानून की पासदारी की जाती है, कानून की बात की जाती है। मतलब हम तो वहां बैठ के वो बात करते हैं कि भाई, लेकिन अगर इन्हें अपने दामन का पता है, इनका दामन कितना दागदार है और कितना साफ है। सही, बहुत शुक्रिया। मेरे एक भाई का मैं प्रोग्राम सुन रही थी, शायद उनका नाम इकबाल था, और 770 पे एक प्रोग्राम में वो ये कह रहे थे, मैं प्रॉक्सीज़ के बारे में बात करती हूँ, अभी भी प्रॉक्सीज़ आगे आके फैसले करवा रही हैं, मुलाकातें करवा रही हैं। जो आपके इलेक्टेड बंदे हैं उनके पास कोई पावर्स ही नहीं है। यस, मैं अगर रोती हूँ, अगर आप पाकिस्तान का इंडिया से मुकाबला करते हैं, इंडिया में बहुत करप्शन होगी, बिल्कुल होगी, मगर इंडिया की आबादी को देखिए, पाकिस्तान की आबादी को देखिए, 76 ईयर्स में वही 4 और 5 सूबों के 4 सूबों के साथ 5वां सूबा नाम बना सके। आबादी आपकी कितनी बढ़ गई है। आपके पॉलिटिशियंस आर करप्ट, अगर मैं ये कहती हूँ तो आपको माने। फिर प्रॉक्सीज करने वाले फैसल वावडा, काकड़ साहब, मोहसिन नकवी ओपनली कह रहे हैं, ना हमें नून लीग ने वोट दिया और ना हमें पीपल्स पार्टी ने वोट दिया। फिर आपको वोट किसने दिया या किसने वोट आपको दिलवाया? आप प्रॉक्सीज के ज़रिए जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आप मार्शल लॉ लगा दें, शायद मार्शल लॉ के बीच में, मुल्क के बीच में ज़्यादा हालात। ये बताइए, ये फैसल वावडा किसको बेवकूफ़ बना रहा है? ये तो सेनेटर बना है, और सेनेटर में सेनेटर को वोट, जो वोटर्स हैं वो तो 2 पार्टी को ज़्यादा है। लाज़मी बात है कि पीटीआई के लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। नहीं सर, उन्होंने ओपनली कहा है कि मुझे नहीं वोट दिया। अगर इनको वोट अगर दिया है तो वो नून लीग के लोगों ने दिया है और पीपल्स पार्टी के लोगों ने दिया है। वो कहते हैं उन्होंने ये कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया, मतलब किस मुंह से कहते हैं, मतलब मोहसिन नकवी के हमें वोट मिल दिया? सर ये वही मुंह है जिस मुंह से फॉर्म 45 और 47 का मामला चल रहा है। तीनों आदमी जिनका आपने जिक्र किया है, ये तीनों आदमी जो है इन्हीं 2 जमातों के इलेक्शन, 2 जमातों के मेंबरान के वोटर से ये सेनेटर बने हैं। ये साफ बात है। नहीं सर जी, वो पीछे जो लोग बयान दिलवाते हैं, तो वो इकबाल भाई का मैं तस्करा कर रही थी। देखिए साहब, चंद लोग आटे की पूरी बोरी जो है ना, मिट्टी की नहीं आप लेके खाते। गंदम के बीच में एक कंकर आ जाए ना, तो वो पूरी की पूरी बोरी को ख़राब कर देता है। चंद लोगों ने मिलके, यस मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ की कायल हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत गरीब है, पाकिस्तान की उमरा, शुरफा, वडेरे अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, और ज़ाहिर है उनके पास नौकरी करने वाले लोग भी अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, उनके क्वार्टर्स में रहते हैं, मगर उनको शऊर नहीं आने दिया जा रहा। शऊर की कमी है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसे मैं और आप कनाडा में बैठे हैं, मगर जिनका ये मुल्क है उनको शऊर आने नहीं दिया। उनके बच्चों को इज्तिमाई कब्रों में दबा दिया गया, उनको रिजर्व्स की तरफ धकेल दिया गया, उनको तंबाकू और सिगरेट। अब आपकी इसी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। कल की बात है ना, आप ही ये बात दोहराई गई थी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी आया कि दुबई के अंदर पाकिस्तानी सरमायाकार है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हिंदुस्तान है। उनके हिंदुस्तान के लोगों ने को 35 बिलियन के करीब, वहाँ पे 35 बिलियन डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट किया है, और पाकिस्तानी जो है उन्होंने 27 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे दुबई के। मेरी जान के टोटे, उनकी आबादी का तनासब देखो ना। चलिए अच्छा हुआ, अगली बात जो मैं कहना चाहता आपने कर दी, मतलब अच्छा हुआ। 27 बिलियन जो है वो तो सारी दुनिया ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट होगी। कोई पूछने वाला है वहां पे? जवाब ये दिया गया कि भाई जी हमने जी शो अपने इलेक्शन कमीशन को 2 लोगों को शो किया हुआ है। ये हमारे जो नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने भी कहा कि मेरी अहलिया के नाम मकान था वहां पे, वो हमने बेच दिया हुआ है, लेकिन हमने शो किया हुआ है, अपने असासों में शो किया हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमेशा साथ हुआ करते हैं। मैं डॉक्टर साहब का दिल से एहतराम करती हूँ, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, मगर मेरे बड़े हैं, मेरा डेफिनेटली मेरी अपनी थॉट है,
और मैं उस लिहाज से इनका एनालिसिस देती हूँ, मगर मैं डेफिनेटली आम आदमी की ज़ुबान को ट्रांसलेट कर रही होती हूँ। जो आपके पैगामात मुझे मिलते हैं मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम देते हैं। अपनी दुआओं में प्लीज़ कौकब जावेद को ज़रूर याद रखिए। मैं आपके तवज्जुह से मतलब यकीन कीजिए, जब मैं सुन रहा था, जब आप कोकब जावेद साहब की बात बता रहे थे तो बहुत दुख हो रहा था, मुझे बहुत सदमा हो रहा था। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमाए और आसानी फरमाए उनके लिए, हक में जो बेहतर है अल्लाह ताला वो फैसला फरमा दे। आमीन। और आप सब अल्लाह से ये भी दुआ करूंगा कि आप मेरी सेहतयाबी के लिए भी दुआ फरमाया करें। आप तो दिन ब दिन जवान से जवान होते तुरे जा रहे हैं। आज भी देख कपड़े कितने सोने पाए हुए ने। अभी आप ही के अमर कह रहे थे आज बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं आप। नहीं कोजी, ये तो मैंने पैसे लगा के कमजोर हुआ। अल्लाह अकबर, बस ठीक है, आप यही मामला आगे ना चले आप। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ पे जोड़ देंगी, कोई पता नहीं आपका। नहीं, बहुत प्यारे मेरे काबिल एहतराम। मैं डॉक्टर साहब का इसलिए भी एहतराम करती हूँ, काबा का अंदर देखा हुआ है। काबा का फर्श आज जिस हीटेड फर्श पे चलते हैं वो बनवाने का शरफ इनको जाता है। आपके साथ चले भी हैं वहाँ पे उस फर्श पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।